मेरा नाम किरण है। प्यार से मुझे मेरे गांव वाले छोटी सरदारनी कहकर पुकारते थे। मैं आपको अपनी कई सालों पुरानी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब मेरे पिताजी जिंदा थे, मैं अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी ने संभाला था। हम लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वजों के समय से हमारे पास थी। मेरे पिताजी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, जिन्होंने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी गांव वालों पर हुक्म चलाते थे, बल्कि वो गांव वालों की मदद किया करते थे। गांव का हर इंसान मेरे पिताजी के पास अपने मुद्दे लेकर आता था। पैसे से लेकर गांव के हर आदमी या औरत के हक में मेरे पिताजी सही फैसला किया करते थे। मेरे पिताजी ने कभी अपने फैसले की वजह से किसी को निराश नहीं किया था। मेरे पिताजी को गांव के सारे ही लोग सरदार जी कहा करते थे और उनको पूरे गांव का सरदार माना जाता था। यही वजह थी कि मेरे पिताजी के फैसले के बिना गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे पिताजी का फैसला पत्थर की लकीर होता था। वो जो भी फैसला करते थे वो गांव और गांव के सारे ही लोगों के लिए बिल्कुल ठीक होता था। मैं जब जवान हुई तो पिताजी को मेरी शादी की बहुत फिक्र होने लगी थी। हम लोग जिस गांव में रहते थे वहां पर मनगढ़ंत रस्म रिवाज वाला माहौल कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन उस समय मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मुझसे मेरे पिताजी ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर लिया था। मैं अपने घर की समझ में सबसे समझदार मेंबर थी, बिल्कुल अपने पिताजी पर गई थी। जबकि मेरे तीनों भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन उन्हें अपने पिता की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था और ना ही वो हमारे पूर्वजों के रस्म रिवाज के मुताबिक चलना जानते थे। मेरे गांव बड़े बड़े जमींदारों के घर से रिश्ते आने लगे थे और कुछ रिश्ते तो शहर से भी आए हुए थे। मैंने हमारे घर के पूरे माहौल को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। पिताजी के बाद पिताजी की गद्दी को उनके बेटों को संभालना था, लेकिन मेरे तीनों ही भाई बहुत लापरवाह थे। सबसे बड़े भैया तो घर के और बाहर के मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं करते थे, जबकि दोनों छोटे भाई अपनी यारी दोस्ती में लगे रहते थे। पिताजी उन तीनों को बहुत समझाया करते थे, मगर वो बिल्कुल भी नहीं समझते थे। तीनों ही बहुत गैर जिम्मेदार थे। पिताजी की राजगद्दी की रक्षा वो लोग अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने गांव को अच्छी तरह से संभाला हुआ है, इसी तरह से उनके बेटे और आगे पीढ़ी भी कुछ ऐसा ही करे। गांव का माहौल बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। जिस तरह गांव में मेरे पिताजी के से सुख शांति फैली हुई है, इसी तरह से सुख शांति फैली रहे। मगर तीनों भाइयों की तरफ देखते हुए मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि एक दिन उनकी बेटी तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। बेटे गैर जिम्मेदार हैं तो फिर उनके बाद उनकी गद्दी को कौन संभालेगा, कौन गांव के सही सही फैसला करेगा। फिर मेरे पिताजी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी बेटी की शादी अपने ही घर में किसी से करवा देनी चाहिए। इस तरह उनकी बेटी न गांव से बाहर जाएगी और ना ही घर से बाहर जाएगी और उनकी गद्दी को भी अच्छी तरह से संभाल कर रखेगी। लेकिन इस बात से तो मैं भी हैरान थी कि घर में आखिर ऐसा कौन था जिससे मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते थे। ये सच्चाई तो मेरे सामने तब खुलकर आई जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी। पंडित जी को बुलाकर सारे इंतजाम करवा लिए गए थे। मुझे भी दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था। बस अब रस्में होने बाकी थी। मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में लाया गया था। मंडप हमारे घर के बाग में बना था। मुझे बाग में लाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि आम के पेड़ के साथ कर दी गई है, जो कि हमारे घर के बगीचे में मौजूद था। ये खबर सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी मेरी शादी एक आम के पेड़ के साथ करवा रहे हैं। मैंने पिताजी से इस बात की शिकायत की और उनसे कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। तो वो कहने लगे, बेटी बुरा मत मानना, ये हमारे गांव की बहुत पुरानी रीत रह चुकी है। जो लोग अपनी बेटियों से जुदा नहीं होना चाहते और अपनी बेटियों को घर में ही रखना चाहते हैं, वो इसी तरह से अपनी बेटियों की शादी अपने घर में बने हुए किसी ऐसे पेड़ से करवाते हैं जो सबसे ज़्यादा फल देता हो। ये हमारे बगीचे का एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा आम देता है, इसलिए हम तुम्हारी शादी इसके साथ करवा रहे हैं। इसके साथ शादी करने से तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, तुम इस घर में रहोगी और हम भी जानते हैं कि तुम हमारी गद्दी संभालने के लिए एक अच्छी और समझदार सरदारनी हो। अपने पिता सरदार की जगह तुम लोगी और इस गद्दी को संभालोगी। मैंने कहा, पिताजी मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। पिताजी कहने लगे, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे तीनों भाई कितने लापरवाह हैं। मैं उन्हें अपनी जगह नहीं देना चाहता, जो कि हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। तुम्हारे भाई तो कुछ नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता कि गांव के फैसले किस तरह से करने हैं। ये काम भी उनसे नहीं आता। मैंने देखा है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह समझदार हो। मेरी गद्दी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, इस गांव को, और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस गांव का विकास करके रहेगी।
मेरे बाद तुम मेरे गांव को संभालोगी। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी अभी तो आप हैं इस गांव और गद्दी को संभालने के लिए, तो फिर आप मेरी शादी इस पेड़ के साथ करवाने के बाद मुझे ये गद्दी क्यों सौंप रहे हैं। पिताजी कहने लगे, बेटा मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, पता नहीं मैं इस दुनिया से कब चला जाऊं, लेकिन जाने से पहले मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझसे वादा करो, तुम हमारे गांव में हर इंसान की मदद करोगी, गांव का विकास करोगी। तुम्हारे फैसले से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारा फैसला गांव के हर इंसान के लिए एक ऐसा फैसला होगा जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, गांव का हर इंसान खुश रहे, उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हमारे गांव में खुशहाली आए। मेरे पिताजी ने कहा, मुझसे वादा करो, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी अपने पिताजी से उनका वादा पूरा करने के लिए वादा किया हुआ था कि मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। इस गांव के सभी लोगों को जिस तरह आपसे फ़ायदा हुआ है, इसी तरह आपकी बेटी छोटी सरदारनी से भी फ़ायदा होगा। अपने पिताजी के कहने के मुताबिक मैंने पेड़ के साथ शादी कर ली थी, सारी रस्में हो चुकी थी और अब मैं इस घर में कभी इस घर की बेटी हुआ करती थी, अब इस घर की बेटी होने के साथ साथ यहाँ की बहू भी बन गई थी। मेरा रिश्ता इस पेड़ के साथ जुड़ गया था। जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहे उन्होंने गांव की सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाला था, लेकिन अब वो बीमार रहने लगे थे और उन्हें गांव और गांव के लोगों की बहुत फिक्र होने लगी थी। मैंने उन्हें समझाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी, मगर फिर भी वो नहीं बच सके। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद हम चारों भाई बहन के हवाले कर दी थी। हम चारों में बराबर बराबर की ज़मीन और कुछ पिताजी की हवेलियां थी जो पिताजी के मरने से पहले हम लोगों के नाम कर गए थे। मगर जिस हवेली में हम सब लोग रहते थे, ये हवेली पिताजी ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नाम की थी। वो चाहते थे कि मैं इस हवेली से कभी ना जाऊं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी घर के पेड़ से करवा दी थी, जिसके संबंध में रहकर मैं इस घर से कभी नहीं जा सकती थी। सुबह शाम मैं उस पेड़ के पास जाकर वक्त गुजारा करती थी, क्योंकि वो मेरा पति था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी हम सब लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। पिताजी की मौत पर सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ था, क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे तीनों भाई तो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन रहते थे, उन्हें पिताजी के मरने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे साथ साथ पूरे गांव ने मेरे पिताजी की मौत का अफसोस मनाया था। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पिताजी ने हमेशा उन लोगों के साथ अच्छा ही सलूक किया है, कभी किसी के साथ ना तो गलत किया था और ना ही होने दिया था। उनके होते हुए गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आई थी। पिताजी इस बात का ऐलान मरने से पहले ही कर चुके थे कि उनके बाद उनकी गद्दी को उनकी बेटी संभालेगी। इसलिए पिताजी के मरने के बाद गांव के लोगों ने मुझे उस गद्दी पर बैठने के लिए कहा था। पिताजी की जगह पर मैं उनकी गद्दी पर बैठ गई और गांव की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली थी। गांव के हर अच्छे बुरे फैसले मैं ही किया करती थी। मैं जिस रास्ते से गुजरती थी, गांव के लोग छोटी सरदारनी की जय हो कहकर नारे लगाया करते थे। जितना प्यार उन लोगों ने मेरे पिताजी को दिया था, उससे कई गुना प्यार ये लोग मुझे दिया करते थे। मैं यही चाहती थी कि मैं अपने पिताजी की इज्जत को हमेशा बनाए रखूं, इसलिए मैंने गांव के लोगों की पिताजी की ही तरह मदद करनी शुरू कर दी थी। गांव में जो भी परेशानी होती, लोग मेरे पास लेकर आने लगे थे। मेरे पास एक लड़की आई थी जिसकी उम्र 16 साल थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने ज़बरदस्ती उसका रिश्ता गांव के ही एक लड़के के साथ तय कर दिया था। वो लड़की जब मेरे पास आई तो बुरी तरह से रो रही थी। मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी, छोटी सरदारनी मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे माता पिता ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं शहर जाकर 5 कक्षा पढ़ चुकी हूँ। 5 कक्षा पूरी होने के बाद इन लोगों ने मुझे घर में बैठा लिया। प्लीज़ मेरी शादी मत होने दो, मैं शिक्षा हासिल करके किसी काबिल बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो अपनी शिक्षा के लिए इतनी सीरियस थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, आज ये लड़की पढ़ने की डिमांड कर रही है तो और भी लड़कियों के दिल में शिक्षा हासिल करने की चाहत होगी। मैं तो शिक्षा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं गांव में एक स्कूल बनवाऊंगी जहां से ये लड़कियां पढ़ाई पूरी करेगी। मैंने इस लड़की के माता पिता को बुलाकर उनसे कहा कि इस लड़की की शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ये नहीं चाहती। जब आपकी बेटी शिक्षा हासिल करना चाहती है तो आप इसकी ज़बरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हो? उस लड़की के पिता ने कहा, छोटी सरदारनी, आपको नहीं पता, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। हमारे गांव की यही रीत है, कम उम्र की बेटियों को ब्याह देना। मैंने कहा, लेकिन मैं इस रीत को बदल देना चाहती हूँ। बेटियों को अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक दिया जाना चाहिए, उन्हें उनके फैसले खुद करने दो। जो लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती, जो पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती हैं, मैं उनके इस सपने को पूरा सहयोग दूंगी।
मैंने गांव में 2 सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया था और शहर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर को बुलाया गया था जो हमारे गांव में पड़ी हुई ज़मीनों पर बड़े बड़े स्कूल बना सके। मैंने गांव की सड़कों का भी जायजा लिया था जो बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने उनको भी ठीक करवाया। मुझे जैसे तैसे अपने गांव का विकास करना था। गांव की बिजली बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने शहर के कुछ लोगों के साथ मीटिंग करके अपने गांव में 24 घंटे बिजली की फैसिलिटी का इंतजाम करने का गांव वालों से वादा किया था। गांव वालों को पूरी पूरी उम्मीद थी कि मैं उनके वादे पूरे कर दूंगी। गांव में मैंने फुल तरीके से पानी की व्यवस्था की। लोगों के घरों में पानी की फिटिंग करवाई गई, बिजली की भी व्यवस्था की गई, नालों और सड़कों को भी ठीक कराया गया। किसानों को मैंने खेती करने के लिए कम ब्याज पर कर्जा दिया। इस तरह किसान गांव में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सकते थे। मैंने गांव में अस्पताल भी बनवाने का बंदोबस्त किया था क्योंकि गांव के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़ता था और गांव से शहर जाने में उन लोगों का बहुत सारा वक्त जाया होता था। इसके साथ साथ उनके ढेर सारे पैसे भी किराए में खर्च हो जाते थे। मैं गांव में सरकारी अस्पताल बनाना चाहती थी ताकि यहाँ के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। एक साथ मैंने काफ़ी सारे काम कर दिए थे जिससे गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि गांव में बहुत सारी फैसिलिटी मौजूद हो गई थी। गांव वालों को मुझसे ऐसी ही उम्मीदें भी थी। हमारे गांव में कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैंने ये नियम भी बदल कर रख दिया था कि जब तक लड़की की मर्जी नहीं होगी तब तक उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाई जा सकती। और जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं और माता पिता दोनों के रिश्ते की छानबीन निकालने के बाद संतुष्ट होते हैं तो वो उन दोनों की शादी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चों की भी खुशी होती है। इस तरह गांव में मेरी ही बोलबाला हो गया था। मेरी हवेली के सामने कई एकड़ ज़मीन पड़ी हुई थी। एक अस्पताल मैं अपनी हवेली के सामने ही बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको बनाने का ठेका भी दे दिया था। मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद आ रहा था। वैसे तो उन लोगों को मेरा या पिताजी के किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन जब गांव के सारे ही लोग उनसे छोटी सरदारनी की तारीफ़ किया करते थे तो वो लोग भी बहुत इम्प्रेस होते थे और गर्व से कहते थे कि वो हमारी बहन है। कुछ समय बाद ही गांव में अस्पताल बनने का काम शुरू हो गया था और धीरे धीरे हमारे गांव ने 2 साल के अंदर काफ़ी सारी तरक्की कर ली थी और गांव में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद हो गई थी। मेरा अस्पताल बनाने वाला काम अभी अधूरा था क्योंकि अस्पताल अभी बन रहा था। एक गांव के बीच में भी अस्पताल बनाया गया था। मैं चाहती थी कि एक अस्पताल मेरी हवेली के सामने भी बने, इसलिए मैंने वहां पर भी काम करवाना शुरू कर दिया था। अपनी हवेली के बाहर बाग में बैठकर मैं लोगों की गुहार सुनती थी। जिन लोगों को मदद चाहिए होती थी वो सुबह सवेरे ही मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाते थे। मेरे जाते ही वो नारे लगाना शुरू कर देते थे और जब मैं बैठ जाती थी तो वो सब भी बैठ जाते थे और एक एक करके मुझे अपनी समस्या बताते थे। जिसको जो समस्या होती मैं उसके चुटकियों में हल कर देती थी क्योंकि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जिससे पैसे की मदद करनी होती उसको पैसे दे दिया करती थी और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता तो उसकी अपनी समझ बूझ के हिसाब से सुलझा दिया करती थी। मुझे अपनी गद्दी पर बैठे हुए 3 साल हो गए थे और 3 सालों में मैंने गांव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। गांव के सब लोग गांव के विकास से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि ज़्यादातर अब सारे ही काम हमारे अपने ही गांव में होने लगे थे। अस्पताल बनने के बाद मैंने अस्पताल में जल्दी ही शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को नौकरी पर रख लिया था जो हमारे गांव के लोगों का अच्छे से अच्छे इलाज कर सके। सरकारी स्कूल भी चालू हो गए थे, मोबाइल नेटवर्क भी चालू कर दिए गए थे, लोगों ने अपने घरों में टीवी लगवा लिए थे जिससे डिस्कनेक्शन भी हो गया था, पानी की समस्या भी दूर हो गई थी। लोगों ने अपने अपने घरों में पानी के कनेक्शन भी ले लिए थे जिसकी वजह से लोग अपने ही घर में पानी इस्तेमाल करते थे। उन्हें दूर नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाने नहीं पड़ता था। इतना विकास होता देखकर मैं भी बहुत खुश हुई थी। लड़कियों के लिए मैं अलग स्कूल और कॉलेज का निर्माण करवाया था जबकि लड़कों के लिए अलग स्कूल कॉलेज बनवाए गए थे। मैंने अपने पिताजी का वादा पूरा कर दिया था। हमारी बहुत सारी ज़मीन थी जिन पर किसान खेती करके अपना गुजारा करते थे। मैंने गांव के कुछ हिस्सों में अपनी कई सारी फैक्ट्रियों का भी निर्माण करवाया था जिससे गांव के लोगों को कारोबार मिल सके। कुछ ही साल में हमारे गांव ने काफ़ी उन्नति प्राप्त कर ली थी। मेरी हवेली के सामने अस्पताल बनने का काम शुरू हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर और आर्किटेक्चर काम कर रहे थे। मैंने शहर के उन चुनिंदा लोगों से अपने गांव का काम करवाया था जो कम समय में ज़्यादा काम किया करते थे। मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी।
गांव के सारे ही लोग मेरे काम के दीवाने हो चुके थे और मुझे भी सुकून मिल गया था गांव के लोगों को खुश देखकर। मगर मैं कई दिनों से एक बात नोटिस कर रही थी, जो शहर से काम करने वाले लोगों की टीम आई हुई थी, उनमें से एक लड़का मुझे बड़ी गौर गौर से देखता था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे नज़र भरकर देख सके, क्योंकि सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं सरदार जी की छोटी बेटी सरदारनी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। इस शख्स की नज़रें मुझे अपने ऊपर पड़ती हुई बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मैं जब भी हवेली से बाहर किसी काम के लिए निकलती थी, ये मुझे अपना काम छोड़कर घूर घूर कर देखता था। रात के समय पर मैं सारी ही टीम को बुलाकर उनसे अस्पताल के निर्माण की सारी इन्फॉर्मेशन लिया करती थी, जिसमें ये लड़का भी मौजूद होता था, क्योंकि ये शहर से ही आया हुआ था। उस समय भी ये मुझे बड़ी गौर गौर से देखता था और जब भी मैं इससे कोई सवाल करती, ये एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ होता था। एक दिन मैंने इनको पर्सनली मिलने के लिए अपनी हवेली में बुलाया था। मैं इससे पूछना चाहती थी कि आखिर ये लड़का मुझे इस तरह से क्यों देखता है। जब ये मेरे कहने पर मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगा, जी मैं जानता हूँ, आप इस गांव की सबसे मशहूर हस्ती हैं, जिनको गांव वाले बहुत इज्जत देते हैं और आपकी मर्जी के बिना तो इस गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस गांव के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तभी तो गांव के सारे ही लोग आपके शुक्रगुजार हैं। हर किसी के मुंह से मैं आपकी तारीफ़ सुनता हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि आप सच में तारीफ़ के काबिल हो। जितने अच्छे आप काम करती हो, भगवान ने उतना ही खूबसूरती आपको दिया है। मुझे माफ़ करना छोटी सरदारनी, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर बात इंसान के मुंह पर बोलता हूँ। मुझे बातों को घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता। आज अगर आपने मुझे पर्सनली बात करने के लिए बुलाया है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर अचानक मेरी आंखों में खून खौल उठा था। मैंने कहा था, तुम जानते हो कि तुम्हें इस बात की सज़ा क्या मिल सकती है? सज़ा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वो कहने लगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं है अगर आप मुझे अपने हाथों से मार दो तो। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम शहर के लोग हमारे गांव के माहौल को ख़राब करना चाहते हो और तुम्हारी नज़र भी मुझ पर आ गई है। हम तुम्हारी आंखें निकलवा सकते हैं। वो कहने लगा, मैंने कहा ना आपसे छोटी सरदारनी, जो आप करना चाहती हो वैसा कर दीजिए, मगर मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी ये ज़मीन जायदाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी खुददार और खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। हमारे शहर की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करती हैं, पुलिस, डॉक्टर या वकील बन जाती हैं, मगर आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी एक राजगद्दी को संभाल रही हैं और पूरे गांव का विकास कर रही हैं। आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की शायद ही इस दुनिया में कहीं हो सकती हैं और मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं जानता हूँ कि ये बात मुझे आपसे नहीं करना चाहिए, आपकी और मेरी क्या बराबरी है, लेकिन मुझे आपके साथ किए गए एक अंधविश्वास के बारे में पता चला है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। इतने समझदार होते हुए आप लोगों की ऐसी मनगढ़ंत बातों में कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहने लगा, मुझे पता चला है कि आपकी शादी किसी पेड़ के साथ करवाई गई है। मैं काफ़ी दिनों से आपसे ये बात करने की तलाश में था, मगर आपसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, आप मेरे सपनों में आती हो, बार बार आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको अपनी किस्मत में लाकर ही रहूँगा। मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है कि आप शादीशुदा हो। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आपकी और मेरी कोई बराबरी भी नहीं है और आप कभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपकी शादी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि पेड़ के साथ करवाई गई है, तो मैंने सोच लिया कि मैं आपके दिल से ये अंधविश्वास निकाल कर रहूँगा। किसी पेड़ के साथ शादी करने के बाद आप अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम नहीं कर सकती। हर इंसान को हमसफ़र की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर हमसफ़र आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं एक मामूली सा आर्किटेक्चर हूँ, मगर अपनी हैसियत से ज़्यादा आपका ख्याल रखूँगा। मैं इस दुनिया में मैंने कभी कुछ नहीं चाहा है, मेरे माता पिता भी नहीं हैं, लेकिन जब से आपको देखा है तो बस दिल यही कहता है कि मैं आपको हर पल देखता रहूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, आपको देखकर मैं सारे होश खो बैठता हूँ। उसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपने दोनों नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वो लोग जैसे ही उस लड़के के करीब गए तो वो कहने लगा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहने लगा, एक बार सोचना ज़रूर कि मैं क्या कह रहा हूँ। सारी ज़िंदगी आप इस पेड़ के साथ नहीं गुजार सकते। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ की ज़रूरत होती है और आपको मुझसे बेहतर साथी कोई नहीं मिलेगा।
मैंने नौकरों को घूर कर देखा तो वो दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले गए थे। मगर उसके जाने के बाद मैं किसी गहरी सोच में चली गई थी और सोचने बैठ गई थी कि इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि ये मेरी ही हवेली में घुसकर मुझसे इतनी बड़ी बातें कह सके। ये लड़का तो सच में बहुत खुददार है। इस जैसा हिम्मत वाला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा कि इस पर जब एक दो बार मेरे नौकरों की मार पड़ेगी तो खुद इसके दिमाग से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। ये बात सोचकर मैंने अपना सर झटक दिया था। अस्पताल में काम करते हुए देखा तो फिर से वो मुझसे वही बात करने के लिए आया और कहने लगा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है छोटी सरदारनी? मैंने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर निकाल दूं? तुम नहीं जानते कि मेरे एक इशारे पर गांव वाले तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो फिर तुम ऐसी हरकतें ना करो जिसकी वजह से मुझे कोई गलत फैसला करना पड़ जाए। वो कहने लगा, मुझे लोगों के हाथ की मार नहीं खानी। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं कि मैं इस गांव से चला जाऊं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप खुद ये बात सोचिए कि आपके पिता आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं। किसी पेड़ के साथ शादी पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मेरे पिता के फैसले को गलत बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं उससे इस बारे में बात ही कर रही थी कि मेरे बड़े भैया वहाँ पर आ गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, इस बारे में बात हो रही है। मैंने अपने भाई को बता दिया कि ये मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहे हैं। मेरे तीनों ही भाइयों ने इस लड़के को इतना मारा था कि इसके शरीर से खून निकलने लगा था। ये अधमरा हो चुका था। मैंने अपने भाइयों को इशारा किया कि इसकी जान नहीं जानी चाहिए, बस इसे अकल आ जाए। मेरे भाई ने अपना हाथ रोक लिया। मैंने उसे कहा था, कल से तुम यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। वो गांव से तो चला गया था। मुझे लगा कि उसके दिल दिमाग से मोहब्बत का जुनून उतर गया होगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में धीरे धीरे यही बात आने लगी कि एक दिन मेरे भाइयों की शादी हो जाएगी, वो अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी? मेरे तो माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। एक तरह से ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। सोचा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी मेरी शादी इस गांव की देख रेख करने के लिए पेड़ के साथ इसलिए करवाए गए हैं ताकि मैं कहीं और ना जा सकूं, अपनी हवेली की और अपने गांव के लोगों की देख रेख कर सकूं। मुझे उस लड़के की बातों में नहीं आना चाहिए। मैंने फिर से इस बात को इग्नोर कर दिया था। अगले दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठकर शहर जा रही थी, तब अचानक कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये पड़ोस के गांव के लोग थे जो मेरे गांव के इतना विकास करने पर मुझसे जल रहे थे, क्योंकि पहले भी वो मेरे पिताजी के दुश्मन रह चुके थे। उन लोगों ने मेरे गार्डों को मारना शुरू कर दिया था। गार्ड्स मेरी रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक गुंडों ने आकर मेरे गार्ड्स पर हमला कर दिया था। तब वही लड़का आया और उसने गार्ड्स की मदद की। इससे पहले वो लोग मुझ तक पहुंचते, उसने उन गुंडों को मारना शुरू कर दिया और मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसकी इतनी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई थी। उस दिन तो वो मेरी मदद करने के बाद वहाँ से चला गया था, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर से गाँव आया था और उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर यही कहा था, छोटी सरदारनी, तुम अपने साथ बहुत गलत कर रही हो। तुम सबके बारे में सोचती हो, मगर तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ये सोचो कि एक बेजान चीज़ तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। ये पेड़ है, क्या ये तुमसे बातें कर सकता है? क्या ये तुम्हारे सुख दुख का साथी बन सकता है? क्या ये तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा साथ दे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना छोटी सरदारनी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम लोगों के फैसले करती हो, लोग अपने अपने घरों के मामले तुम्हारे पास लेकर आते हैं जिनको तुम सुलझाती हो। मैं भी अपना मामला तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। मेरा दिल न तोड़ो प्लीज़, मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मगर तुम अपने साथ कुछ भी गलत मत करो। तुम अपने आने वाली ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह कर रही हो। मैंने उससे कहा था, 2 दिन पहले जब तुम हमारी मदद की थी उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करें। वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था। मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसलिए मैंने आज भी उसे नौकरों से कहकर हवेली से बाहर निकलवा दिया था। और फिर 2-3 दिन तक वो वापस नहीं आया था। फिर कई दिन बाद वो वापस आ गया था। अब तो गांव वाले भी उससे तंग आने लगे थे, क्योंकि वो ये बात देख रहे थे कि ये उनकी छोटी सरदारनी को परेशान कर रहा है। इसलिए वो लोग उसे गांव में घुसने से पहले ही उसके साथ मारपीट किया करते थे। मगर मैं हैरान इस बात पर थी कि वो इंसान कैसा था जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी। मेरे भाइयों से, गांव के लोगों से और मेरे नौकरों से मार खाने के बावजूद भी वो बार बार मेरी ही तमन्ना क्यों कर रहा था? क्या उसे मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई थी? मैं आईने में देखकर अपनी खूबसूरती को जांच कर रही थी और सोच रही थी कि क्या मुझसे कोई इतना भी प्यार कर सकता है। इस दौरान मेरे बड़े भाई ने कहा कि उन्हें शादी करनी है। वो गांव की सरपंच की बेटी से प्यार करते हैं। मैंने अपने भाई की शादी गांव के सरपंच की बेटी के साथ करवा दी। घर में भाभी आ गई थी। मैं भी बहुत खुश थी। मैं तो उन लोगों से
कोई मतलब नहीं रखते थे। मेरा वही रूटीन था, लेकिन मैं देखती थी कि भैया भाभी के साथ बहुत खुश रहते थे। भाभी उनका बहुत ख्याल रखते थे। अब की बार काफ़ी दिन गुजर गए थे मगर वो लड़का नहीं आया था। मैंने सोचा कि अब की बार तो उसकी मोहब्बत का भूत उतर गया होगा, लेकिन अब की बार भी वो जैसे ही रिकवर हुआ फिर से मेरे पास आ गया था और उसका यही कहना था, छोटी सरदारनी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मगर इस बार मुझे अपनी भाभी के तेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि जब वो लड़का मेरी हवेली पर ये बात करने के लिए आया था तो भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। भाभी कहने लगी, गांव के सारे लोगों को तुमने मुट्ठी में किया हुआ है, गांव के मामले निपटाते निपटाते तुम अपना ही मामला फिट कर बैठी। क्या पिताजी ने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? भाभी को देखकर भैया भी उनकी ही बातें करने लगे थे। अब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई थी कि कोई भी अपना नहीं होता। इस लड़के का नाम अमित था। मैंने उस दिन भी अपने नौकरों से धक्के दिलवाकर गांव से बाहर करवा दिया था। अगले दिन फिर से जब वो गांव आया तो गांव वालों ने उसे बुरी तरह से मारा था। आज तो इतना बुरा मारा था कि गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि आज वो उसे जान से मारकर उसकी लाश को नदी में डाल देंगे। वो बार बार यही कहता था कि मैं छोटी सरदारनी को ऐसी ज़िंदगी गुजारने नहीं दे सकता। छोटी सरदारनी के पास तब तक रुपया पैसा है, तभी तक गांव और गांव का विकास कर रही है, लेकिन उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है। आने वाला समय उनके लिए बहुत बुरा होगा। आने वाले समय में कोई उनका अपना नहीं होगा। मैं इसलिए उन्हें अपनाना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी मेहनत का फल उन्हें दे सकूँ। जब मुझे मेरे नौकरों ने बताया कि गांव वालों ने आज उसे बहुत मारा है और वो लोग उसको लेकर नदी के किनारे जा रहे हैं उसे फेंकने के लिए, तो मैं जल्दी से नदी की तरफ पहुंची और वहां जाकर मैंने उन लोगों को उसे फेंकने से मना किया और इसका डॉक्टर से इलाज करवाया, क्योंकि सब लोग यही समझते थे कि ये मेरे पीछे पड़ गया है। कुछ दिन बाद जब वो ठीक हुआ तो मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों चाहते हो? तुम्हारे शहर में लड़कियां खत्म हो गई हैं क्या? वो कहने लगा, छोटी सरदारनी ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके गांव में ये मनगढ़ंत रिवाज खत्म हो जाए जो कई साल पहले हुआ करता था। मेरी बुआ की शादी कई सालों पहले इस गांव में हुई थी। मेरे फूफा जी उन्हें छोड़कर चले गए थे। मेरी बुआ अपने ससुराल छोड़कर न जाए इसलिए उनके ससुराल वालों ने उनकी शादी मेरे फूफा जी की तलवार के साथ करवा दी थी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी उस तलवार के साथ गुजार दे। मगर धीरे धीरे सारे ही ससुराल के लोग बदल गए। बुआ जी का साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा था। फूफा जी के बाद सब लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। सारी ज़िंदगी मेरी बुआ ने तलवार के साथ गुजार दी, मगर फूफा जी नहीं आए। एक दिन अपनी अकेली ज़िंदगी से तंग आकर बुआ जी ने वही तलवार अपने पेट में घोंप ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी बुआ इस मनगढ़ंत रिवाज का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई, मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में आप भी अपने साथ कुछ गलत करो। मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे आपकी दौलत से मतलब है तो आप चाहो तो खाली हाथ मेरे पास आ सकती हो। मैं एक होनहार आर्किटेक्चर हूँ, महीने में अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दूंगा। वो पेड़ आपका पति नहीं है, ये बात आप अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? मैंने कहा, लेकिन मेरे पिताजी ने उसके साथ मेरी शादी करवाई थी और कहा था कि तुम इस तरह हमारे गांव और हमारे घर की हिफाजत करोगी, हमारी इज्जत पर कभी कोई दाग नहीं आने दोगी और तुम्हारा शादी हवेली के पेड़ से ही हो जाएगी तो तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि वो पेड़ आपका पति है। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार क्या 100 बार आऊँगा। मुझे आपके गाँव वालों से कोई डर नहीं लगता। बस मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आप इस मनगढ़ंत रिवाज का शिकार ना हो। अमित की बातें सुनकर मैं अस्पताल से उठकर आ गई थी और अपने कमरे में बैठकर यही सोचने लगी थी कि एक तरह से अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। पेड़ एक बेजान चीज़ है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती। मेरे बड़े भैया भाभी के आने के बाद इतने बदल गए हैं तो बाकी के 2 भाई भी बदल जाएंगे। इन लोगों के बच्चों की शादियां होंगी, फिर इनका परिवार आगे बढ़ेगा, मगर मेरा परिवार कहाँ होगा? मैं तो अकेली ही रहूंगी। पिताजी ने मेरी शादी इस घर में सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं उनकी गद्दी को और उनके पूर्वजों के रस्म रिवाज को, उनके खानदान के निर्णय को समझ बूझ से चला सकूं। मैं ऐसा तो अपनी शादी के बाद भी कर सकती हूँ। धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये बात आने लगी थी कि मेरे पिता ने मेरी एक पेड़ के साथ शादी करवाकर मुझे इस जिम्मेदारी में बांध दिया है ताकि मैं यहाँ से कहीं और ना जा सकूं। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। तब मेरे सबसे छोटे भाई ने मुझे परेशान देखा और उन्होंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो छोटी सरदारनी? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो यही कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो।
वो लड़का सच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि कई बार गांव वाले उसकी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होता तो अपने दिमाग से तुम्हें पल पल में निकाल देता, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें बिल्कुल ठीक बात बता रहा है। तुम यहीं रहो और अपनी इस गद्दी को इसी तरह से संभालो जिस तरह से पिताजी संभाला करते थे। तुमने गांव का विकास काफ़ी हद तक कर दिया है। शायद तुम्हारी जगह हम तीनों भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। गांव के बहुत सारे लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम सारी ज़िंदगी अकेली मत रहना, क्योंकि इंसान की जवानी के बाद उसको बुढ़ापा भी आता है। जवानी में सब साथ होते हैं, मगर बुढ़ापे में कोई साथ नहीं होता। वो समय इंसान के लिए सबसे कठिन समय होता है, तब उसे अपने अपनों की ज़रूरत होती है। तुम चाहो तो अपने लिए यही फैसला करो कि तुम उस लड़के के साथ शादी कर लो। मैंने भैया से कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? गांव की देखरेख कौन करेगा? भैया कहने लगे, तुम शादी के बाद भी गांव की देखरेख कर सकती हो। तुम उससे यही कहना कि तुम उसके घर नहीं जाओगे, बल्कि वो तुम्हारे साथ यहाँ रहेगा। अगर वो इस शर्त पर राजी हो जाता है तो तुम उसके साथ शादी कर लेना। भैया की बात मेरे दिमाग में आ गई थी कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह मेरे पिता की बात भी कायम रहेगी, मैं यहाँ से जाऊँगी भी नहीं और मेरी अमित के साथ शादी भी हो जाएगी। मैंने जब उसे इस बारे में बताया तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था और उसने कहा था कि मैं एक खुददार इंसान हूँ, मैं सिर्फ आपको पाना चाहता था, मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। मैं जो काम पहले करता था मैं वही काम आपसे शादी करने के बाद भी करता रहूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया वाले समझे मैंने आपसे शादी दौलत के लिए की है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए जगह और भी बढ़ गई थी, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। गांव के सब लोग मेरी और उसकी शादी में शामिल हुए थे। मेरे भाइयों ने मेरी शादी उसके साथ खूब धूमधाम से करवाई थी। मेरे इस फैसले पर मेरे तीनों भाई भी खुश हुए थे और उन्होंने खुशी खुशी मुझसे यही कहा था कि तुमने गांव का बहुत विकास किया है, बहुत मेहनत की है तुमने ये सब कुछ करने में, इसलिए तुम सारी जायदाद की हकदार हो। मेरे तीनों भाइयों ने फैसला किया था कि वो हवेली जो मेरे नाम है उसमें मैं अपने पति के साथ रहूं, जबकि वो लोग अपने अपने हिस्सों में चले जाएंगे जो मेरे पिताजी ने उनके नाम किए थे। तीनों भाई मेरे घर से चले गए थे और मैं हवेली में अपने पति के साथ रहने लगी। अमित ने मेरी ज़िंदगी में कभी कोई कमी आने नहीं दी थी। अपनी मेहनत की कमाई से उसने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर गांव का विकास किया था। मुझे खुशी थी कि मेरा हमसफ़र एक अच्छा इंसान बना। अमित ने मेरी बहुत मदद की और आज पूरे 17 साल बाद हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं लगता। अमित और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और आज भी मैं अपने पिता का वादा पूरा कर रही हूँ और गांव से मैंने सारी मनगढ़ंत रस्मों को ख़त्म कर दिया है। जिस पेड़ को मैं अपना पति मानती थी, अमित से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मैं भी समझदार होने के बावजूद एक बेवकूफ़ी का शिकार बनी हुई थी। मैं अब अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और आज इतने सालों बाद मुझे अपने गांव को इतना खूबसूरत और अच्छा देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।